गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा थर्ड लेक्चर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पर ही आधारित है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का पार्ट 2 आज हम करेंगे। पार्ट 1 में हमने किया था एंजाइम्स के बारे में, रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम्स। आज हम पार्ट 2 में करेंगे क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि बायोटेक्नोलॉजी में क्लोनिंग वेक्टर हम इसलिए लेते हैं क्योंकि जो भी जीन जिसका हम मल्टीप्लिकेशन करवाना चाहते हैं उसके लिए हम एक वेक्टर लेते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी में जो हम वेक्टर्स लेते हैं उनके कुछ उदाहरण हैं प्लाज्मिड्स, फेजेस, कॉस्मिड्स एंड फास्मिड्स। क्योंकि आपके सिलेबस में केवल प्लाज्मिड्स एंड फेजेस है तो हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम ये समझेंगे कि प्लाज्मिड होता क्या है। प्लाज्मिड यानी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल। बैक्टीरिया में एक मेन क्रोमोसोम होता है, उसके अतिरिक्त जो भी क्रोमोसोम होता है बैक्टीरिया में उसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड की कुछ विशेषताएं होती हैं जिनकी वजह से हम उन्हें बायोटेक्नोलॉजी में यूज करते हैं। सबसे पहली विशेषता ये होती है कि प्लाज्मिड सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, यानी बैक्टीरिया का जो मेन क्रोमोसोम है उससे अलग प्लाज्मिड का स्वतः प्रतिलिपिकरण होता है। जिस प्रकार से बैक्टीरिया का मुख्य डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है उसी तरीके से प्लाज्मिड भी डबल स्ट्रैंडेड होता है। ये भी वृत्ताकार होता है और प्लाज्मिड केवल बैक्टीरिया में पाया जाता है। चूंकि प्लाज्मिड को हम बायोटेक्नोलॉजी के लिए यूज कर रहे हैं तो प्लाज्मिड को पहचानने के लिए इसमें प्राकृतिक तौर पर मार्कर्स होते हैं। आगे हम देखेंगे कि कौन से प्लाज्मिड में कैसा मार्कर है। इसके अलावा प्लाज्मिड में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स के लिए भी स्थान होते हैं। प्लाज्मिड में अतिरिक्त डीएनए को आप निकालकर उसकी जगह जिस भी जीन, वांछित जीन की आप मल्टीपल कॉपीज बनाना चाहते हैं वो आप इसमें डाल के रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं। आपको दो प्लाज्मिड्स के उदाहरण पढ़ने हैं। सबसे पहला प्लाज्मिड जो है वो है प्लाज्मिड PBr 322। मैं आपको पिछली क्लास में भी समझा चुकी हूँ स्टूडेंट्स, प्लाज्मिड PBr 322 ई कोलाई जीवाणु में पाया जाता है। जो भी प्लाज्मिड होगा वो जीवाणु के अंदर ही होगा। प्लाज्मिड का नाम है PBr 322 और जिस जीवाणु में ये पाया जाता है उसका नाम है ई कोलाई। अगर आप ये डायग्राम देख रहे हैं तो ये जो साइड में लिखे हुए हैं इको R1, बाम H1, साल1, ये इसकी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स हैं। जो ओराई लिखा हुआ है ORI, इसका अर्थ है कि प्लाज्मिड के पास अपना स्वतः प्रतिलिपिकरण का स्थान है। सेल्फ रेप्लिकेशन के लिए उसके पास अपना ओराई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको इस प्लाज्मिड में याद रखनी है वो ये है कि इसके पास दो मार्कर जीन्स हैं। इन दोनों मार्कर जीन्स को याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। ये एंटीबायोटिक दवाइयां होती हैं जिनके अगेंस्ट प्लाज्मिड के पास रेजिस्टेंस होता है। अगर हम प्लाज्मिड PBr 322 को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम बाम H1 से काटते हैं तो इसका एक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन का जो मार्कर है वो अब खराब हो जाएगा। क्योंकि हमने इसको बाम H1 से काटा, अब क्योंकि इसका ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन खराब हो चुका है, अब इसमें हम हमारा इंसुलिन का जीन डाल देते हैं। तो जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बना, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना, उसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस नहीं होगा। तो जो बाकी का प्लाज्मिड PBr 322 है जो रिकॉम्बिनेंट नहीं है, उससे हम हमारे रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को पहचान सकते हैं।
PBR 322 प्लाज्मिड जो है उसका उपयोग हम करते हैं ह्यूमन इंसुलिन बनाने के लिए। और जब हम मानव इंसुलिन बनाते हैं तो वो जो तकनीक है उसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आपको ये याद रखना है कि जब भी हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से ह्यूमन इंसुलिन बनाते हैं तो जो इंसुलिन का जीन है आपके शरीर में उसको और प्लाज्मिड PBR 322 को दोनों को एक ही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा कट किया जाता है। अगर आप प्लाज्मिड PBR 322 को BAM H1 एंजाइम से काट रहे हैं तो इंसुलिन जीन को भी आपको BAM H1 एंजाइम से ही काटना पड़ेगा। अब इसके स्टेप्स हम समझेंगे कि किस प्रकार से इंसुलिन बनाई जाती है बैक्टीरिया के अंदर। ये डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ह्यूमन इंसुलिन जो होती है, हमारा जो इंसुलिन होता है वो प्रो इंसुलिन के रूप में हमारा शरीर बनाता है। ये प्रो इंसुलिन का अर्थ है कि इसमें A और B पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं जो कि दोनों चेन्स इनएक्टिव रूप में होती हैं। सर्वप्रथम ये किया जाता है कि पैनक्रियास के कोशिकाओं में से ह्यूमन इंसुलिन के जीन को निकाला जाता है। बैक्टीरिया में से उसका प्लाज्मिड निकाला जाएगा। इंसुलिन के जीन और प्लाज्मिड को दोनों को BAM H1 नामक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से काटा जाएगा। जब दोनों को एक ही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से काटते हैं तो जो डीएनए के टुकड़े प्राप्त हुए उनको जोड़ने में आसानी होती है। उसके बाद हम प्लाज्मिड डीएनए के साथ ह्यूमन इंसुलिन जीन को जोड़ देते हैं। अब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना इसको फिर से बैक्टीरिया में डाल दिया जाता है। क्योंकि बैक्टीरिया बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करता है तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो बना इसकी बहुत सारी कॉपीज हमें बहुत कम समय में मिल जाएंगी। क्योंकि इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए में इंसुलिन का जीन है तो इसका मतलब है हमें इंसुलिन की खूब सारी कॉपीज बहुत जल्दी मिल जाएंगी। उसके बाद हम इस इंसुलिन के जीन को एक्टिव रूप में करते हैं। आप डायग्राम में देख रहे हैं फर्मेंटेशन टैंक लिखा हुआ है। जब इस इंसुलिन के जीन की मल्टीपल कॉपीज बन जाती हैं तो इस जीन को एक फर्मेंटेशन टैंक में डाला जाता है और वहां से ह्यूमन इंसुलिन का फिर प्रोडक्शन होता है। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग से हम इंसुलिन को अलग करते हैं। ये मैंने आपको पहले भी समझाया है कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी में हम दोनों इंसुलिन की चेन्स जो हैं पॉलीपेप्टाइड ए और बी उसको प्लाज्मिड में डालते हैं। नेक्स्ट, ये एक फ्लो चार्ट है जिसमें आपको सब समझ में आ रहा है कि इन विट्रो का मतलब होता है लेबोरेटरी के अंदर और इन वीवो का अर्थ होता है शरीर के अंदर। तो इन विट्रो यानी लेबोरेटरी में आपने दो इंसुलिन की चेन्स जो हैं ए और बी उनको निकाला, फिर उनको प्लाज्मिड के साथ जोड़ा PBR 322 के साथ। इस PBR 322 प्लाज्मिड जिसमें आपका इंसुलिन का जीन है उसको आपने ई कोलाई बैक्टीरिया में डाला और फिर उस बैक्टीरिया की मल्टीपल कॉपीज बनाई। जैसे जैसे उसकी मल्टीपल कॉपीज बनती हैं तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में हमने लिखा है कि ये मीडियम में जो माध्यम होता है जिसमें आपने बैक्टीरिया को ग्रो किया है उसमें आपके पास ये दोनों इंसुलिन की पॉलीपेप्टाइड्स आ जाती हैं ए और बी। फिर उनको निकाला जाता है और उनको कंबाइन करके ह्यूमन इंसुलिन बनाया जाता है। नेक्स्ट जो प्लाज्मिड आपके सिलेबस में है वो है TI प्लाज्मिड। TI प्लाज्मिड प्लांट्स में लिया जाता है जिसमें हम निफ जीन जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन होता है वो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में ट्रांसफर करवाते हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी की सहायता से। ये डायग्राम में दिखाया जा रहा है आपको। TI प्लाज्मिड जिस जीवाणु में से लिया जाता है उसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस नाम का जीवाणु डाइकोटिलेडन प्लांट्स में ट्यूमर कॉज करता है। इसको ट्यूमर कॉज करने के लिए TI प्लाज्मिड की आवश्यकता होती है।
टीआई प्लाज्मिड का जो टी-डीएनए है उसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा काटा जाता है और फिर उसके अंदर निफ जीन डाला जाता है। फिर इसे प्लांट में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। क्योंकि अब ये प्लांट में ट्यूमर नहीं कॉज करेगा, आपने इसका टी-डीएनए निकाल दिया। टीआई प्लाज्मिड में जो टी-डीएनए होता है उसी से ही वो ट्यूमर या कैंसर कॉज करता है प्लांट्स में। चूंकि आपने इस टीआई प्लाज्मिड में से टी-डीएनए निकाल के वहां पे निफ जीन डाल दिया, तो अब ये वाला टीआई प्लाज्मिड जो होगा वो प्लांट्स में कैंसर नहीं कॉज करेगा, बल्कि निफ जीन होने की वजह से नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस के बारे में मैंने आपको समझाया है कि टीआई प्लाज्मिड जिस जीवाणु में पाया जाता है उसको हम कहते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। एग्रोबैक्टीरियम जो होता है जीवाणु वो सॉइल में, मिट्टी में पाया जाता है। जहां हमने ह्यूमन इंसुलिन के लिए ई कोलाई जीवाणु लिया था, ई कोलाई जीवाणु कहाँ पाया जाता है स्टूडेंट्स? इंटेस्टीन में। और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस जो होता है वो मिट्टी में पाया जाता है। ये डाइकोटिलेडन प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है और इसका इन्फेक्शन इस वजह से होता है क्योंकि इसमें टीआई प्लाज्मिड होता है जिसके अंदर टी-डीएनए होता है। आप एक साइड में देख रहे हैं कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस जीवाणु में का मुख्य क्रोमोसोम है और दूसरी साइड में आप देख रहे हैं उसका टीआई प्लाज्मिड के साथ टी-डीएनए। आप इस टी-डीएनए को बाहर निकाल के इसमें निफ जीन डाल देते हैं ताकि जो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं उनमें भी नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सके। तो ये दो एग्जाम्पल्स थे प्लाज्मिड्स के जो आपको पढ़ने थे। अब दूसरे टाइप ऑफ जो क्लोनिंग वेक्टर्स होते हैं उनको हम बैक्टीरियोफेजेस कहते हैं। पहले हम ये समझेंगे कि बैक्टीरियोफेज होता क्या है। देखिए, बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो केवल बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। यानी बैक्टीरियोफेज क्या है स्टूडेंट्स? बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो केवल बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है और इसके एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए हैं लैम्डाफेज और T4। इसके दो एग्जाम्पल्स आपको पढ़ने हैं स्टूडेंट्स, लैम्डाफेजेस एंड T4। अब आपको ये समझ में आ गया कि बैक्टीरियोफेज होता क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है। ये समझना बहुत जरूरी है कि जो बैक्टीरियोफेज है उसका जीवन चक्र जो होता है, लाइफ साइकिल जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, लाइसोजेनिक एंड लाइटिक। दोनों में क्या अंतर होता है हम ये भी समझेंगे। हमें यहाँ ये याद रखना है कि बायोटेक्नोलॉजी के लिए हम बैक्टीरियोफेज की लाइसोजेनिक जीवन चक्र को यूज करते हैं, ना कि लाइटिक को। ये डायग्राम दिखाया गया है आपको एक T4 बैक्टीरियोफेज का। आप अच्छे से देख लीजिए, बैक्टीरियोफेज का मतलब होता है एक वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है। ये बैक्टीरियोफेज के दोनों जीवन चक्र यहाँ पर दिखाए गए हैं, लाइसोजेनिक भी और लाइटिक भी। लाइसोजेनिक जीवन चक्र जो होता है स्टूडेंट्स, उसमें जो बैक्टीरियोफेज होता है ये लाइसोजेनिक जीवन चक्र, क्योंकि लाइसोजेनिक जीवन चक्र हम बायोटेक्नोलॉजी में यूज करते हैं। इसके अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो वायरस का डीएनए है वो जीवाणु के डीएनए के साथ जुड़ जाता है और जैसे जैसे जीवाणु मल्टीप्लाई करेगा वायरस भी मल्टीप्लाई करेगा। अब स्टूडेंट्स, हम लाइसोजेनिक जीवन चक्र जब यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, वायरस के जीन्स हमने बाहर निकाल दिए और आपको जो जीन जिसका आप मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हो वो आपने वायरस में डाल दिया। वायरस जैसे ही बैक्टीरिया के अंदर गया, लाइसोजेनिक जीवन चक्र में उसने अपने जीन को बैक्टीरिया के जीन के साथ मिला दिया। जैसे जैसे बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा वायरस के जीन का भी मल्टीपल कॉपीज बनेगी। अब उसमें आपने क्या डाला है, वायरस का जीन हटा के अपना जीन डाला है आपने। तो जैसे आपने प्लाज्मिड में ह्यूमन इंसुलिन जीन का मल्टीप्लिकेशन कराया था, उसी प्रकार से बैक्टीरियोफेज में भी आप कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट को लेके मल्टीप्लिकेशन करवा सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि बैक्टीरियोफेज एक वायरस होता है और ये वायरस केवल बैक्टीरिया में इन्फेक्शन करता है। तो हम उसका जो लाइसोजेनिक जीवन चक्र है, जो लाइटिक जीवन चक्र है, उसमें तो वायरस क्या करता है, सिर्फ अपना मल्टीप्लिकेशन करता है और बैक्टीरिया की डेथ कॉज करता है, वो बैक्टीरिया को मार देता है। हमको ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि वायरस
अपना मल्टीप्लिकेशन ना करे, वो बैक्टीरिया के साथ अपना मल्टीप्लिकेशन करे, बैक्टीरिया की डेथ कॉज करके अपना मल्टीप्लिकेशन ना करे। तो जो लाइटिक जीवन चक्र है उसमें तो वायरस बैक्टीरिया की डेथ कॉज करता है, इसलिए हम लाइटिक जीवन चक्र नहीं लेते, हम लाइसोजेनिक जीवन चक्र लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम क्लोनिंग वेक्टर्स को आज खत्म कर रहे हैं। जो हम नेक्स्ट क्लास लेंगे आरडीएनए टेक्नोलॉजी की, उसमें हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी प्रोसेस के वेरियस स्टेप्स लेंगे। अभी जो हमने 2 लेक्चर्स में स्टडी किया है वो हमने इन आरडीएनए टेक्नोलॉजी के टूल्स के बारे में पढ़ा है। जो पहला टूल था हमारा वो थे एंजाइम्स, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और जो दूसरा टूल है हमारा वो थे क्लोनिंग वेक्टर्स।